हेलो बच्चों। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है ना, सल्फेट और क्लोराइड का हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आयरन का भी पुराना बना हुआ है, लेकिन क्या छोटे से बोर्ड में था तो थोड़ा विजुअलिटी प्रॉब्लम थी, राइट। तो इसलिए दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। आयरन के लिमिट टेस्ट में हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी चेक करेंगे। किसकी? आयरन की। मीन्स कोई भी आपके पास, मान लिया कोई मेडिसिन बनानी है, ठीक। अब जो मेडिसिन बनानी है या कोई भी आपके पास मटेरियल है, इस मटेरियल में कहीं आयरन लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि भाई लिमिट टेस्ट ऑब्वियसली हम करते किस लिए हैं? इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए। और इम्प्योरिटी क्या होती है? कोई भी चीज जो अनडिजायर्ड हो, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो अनडिजायर्ड है, वो भले ही यूजफुल चीज हो लेकिन हमें नीड नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है? इम्प्योरिटी के फॉर्म में। सपोज करो कि हम पैरासीटामोल की टैबलेट बनाते हैं। अब पैरासीटामोल की टैबलेट में भाई एपीआई हो गया पैरासीटामोल, और बनाने के लिए क्या चाहिए? एक्सिपिएंट चाहिए, राइट। अब एपीआई पैरासीटामोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हमारा जो मटेरियल का जो रेशियो है, उसमें अगर रेशियो में 1 ग्राम हमको लेना है टैबलेट बनाने के लिए, अगर ये 1 की जगह 2 ग्राम हो गया तो जो 2 ग्राम है ये इम्प्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा, भाई जैसे खाना बनाते हो, दाल बनती है, दाल में नमक की जरूरत होती है, नमक डिजायर्ड है, लेकिन वही नमक अगर ज्यादा हो गया तो क्या? अनडिजायर्ड हो जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा पार्ट है वो क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में आयरन की इम्प्योरिटी जो है उसी को हम चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि भाई लिमिट में है या लिमिट से ज्यादा है, राइट। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, नेस्लर सिलेंडर लेते हैं। कितने? 2 नेस्लर सिलेंडर लेते हैं, राइट। 2 नेस्लर सिलेंडर हमने ले लिए भाई, ठीक। अब एक हो जाएगा टेस्ट के लिए और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड के लिए। जो स्टैंडर्ड होगा इसमें हमको नोन है, हमको पता है कि आयरन की इंप्योरिटी कितनी है, और जितनी है इतनी हमारे लिए अलाउड है, इतनी चलेगी। मींस उसको हम इंप्योरिटी नहीं मानते। लेकिन इस लिमिट से अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी है। मींस जितना स्टैंडर्ड में आयरन की मिलावट है, आयरन की जरूरत है, इतना तक चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट हो गया तो इम्प्योर हो जाएगा, मींस वो अनडिजायर्ड हो जाएगा। वही हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं लिमिट टेस्ट क्या? कंपैरेटिव स्टडी है। इसमें क्या है? स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हम टेस्ट को चेक करते हैं कि भाई इसके कंपैरिजन में आयरन, भाई देखो क्या है, आयरन इसमें भी है ना, और आयरन इसमें भी है, स्टैंडर्ड में भी है। अब स्टैंडर्ड में जितना आयरन है उतना अलाउड है, उतना चलेगा। दाल में जितना नमक चाहिए उतना चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो नहीं चलेगा, है ना। इसमें भी आयरन है, तो यही चेक करना है कि ये जो आयरन टेस्ट सैंपल में है ये लिमिट में है कि लिमिट के बाहर है, राइट। तो नेस्लर सिलेंडर में लेंगे। अब भाई रिएक्शन किसके किसके बीच में होती है? इसमें बेसिकली देखो, आयरन की जो इंप्योरिटी होती है वो 2 फॉर्म में होती है। कौन कौन से? एक होती है ट्राइवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं फेरिक, ठीक। और एक होती है डाइवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं फेरस, राइट। फेरस और फेरिक 2 फॉर्म में हमको इंप्योरिटी मिलती है। हमारी बेसिकली जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन किसके साथ करते हैं? फेरस के साथ। जो रिएक्शन होगी हमारी इंप्योरिटी चेक करने के लिए, उसमें फेरस आयन की, जो फेरस आयन है इसकी रिएक्शन कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। अब थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या है हमारा? थायोग्लाइकोलिक एसिड ये है भाई, थायोग्लाइकोलिक एसिड, राइट। इसके हम 2 मोल ले लेते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इस चीज को पहले समझ लो, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो लिखा हुआ है रिटन प्रोसीजर वो मैं सिखा दूंगा, पहले आपको समझना होगा कि आफ्टर ऑल इसको बोलते क्या है, ठीक। अब देखो, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है आपका, इसको और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि देखने में क्या बड़ा कठिन सा लग रहा है। तो ध्यान दो, आपने देखा होगा CH3COOH, इतना पता है। अब इसमें क्या करो, ये CH3 का एक H बाहर कर दो और इसको लिख दो CH2COH, ठीक। COH हो गया। अब यहां पे H और CH2 के बीच में
एक सल्फर लगा दो, यही हो जाएगा आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड या मरकैप्टो एसिटिक एसिड। इसी को और क्या बोलते हैं? मरकैप्टो एसिटिक एसिड, मरकैप्टो एसिटिक एसिड। बराबर। अगर इतना क्लियर हो गया तो देखो, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस बना लूं, है ना। तो मरकैप्टो एसिटिक एसिड बन जाएगा हमारा। ठीक। अब मरकैप्टो अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी? देखो, ये रिएक्शन होगी फेरस और HS। फिर से देखो, ध्यान से फिर से देखो, एक तरफ से देखो, फेरस की रिएक्शन होगी किससे? मरकैप्टो एसिटिक। क्या बताया था? HSCH2COOH। ठीक है, ये क्या हो गया? थायोग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा हमारा, थायोग्लाइकोलिक एसिड। राइट। अब इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन, ये बेसिक प्रिंसिपल है। देखो, बेसिक प्रिंसिपल में हमेशा मेन रिएक्शन आप एक्सप्लेन कर दो। बना क्या लेगा? आपका कंपाउंड बना लेगा CH2COO। इसको बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट। क्या बोलते हैं? ये दो, फेरस थायोग्लाइकोलेट। और जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो प्लस में दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, एक तो ये बात हुई। अब इसी रिएक्शन को हम और कैसे लिख सकते हैं वो समझो। एक बार प्रिंसिपल क्लियर कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके हमने 2 मोल लिए थे, है ना। इसको कैसे और लिख सकते हैं? इसको इतना पार्ट जो CH2S है, इतना पार्ट हम एक साथ लिख दें और बाकी का पार्ट नीचे लिख दें, तो कोई समस्या? भाई COOH हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं हम, राइट। CH2SH और COH। दूसरा, भाई 2 मॉलिक्यूल लिए ना हमने, 2 मोल लिए। दूसरा हम और कैसे लिख सकते हैं? COOH और ये CH2SH। देखो, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं। ये क्या बना लेगा भाई हमारा? ये बना क्या लेगा? देखो फिर से, CH2SH और COO, यहां से ये H निकल जाएगा, यहां से ये H निकल जाएगा। ठीक, पहले लिख लो, उसके बाद समझो। COO, देखो ये H निकाल दिया हमने। ठीक, बचा क्या? CH2SH। अब ये जो फेरस है, ठीक, इसकी 2 वैलेंसी, फेरस को लगा दो बीच में, एक बॉन्ड यहां से बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, बना लेगा क्योंकि H निकला है। ठीक, यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। राइट। तो इसको हम बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरस थायोग्लाइकोलेट या फेरस मरकैप्टो एसिटेट। इसको और भी क्या बोल सकते हो? इसको और बोल सकते हो फेरस मरकैप्टो एसिटेट। क्यों? क्योंकि ये किससे? थायोग्लाइकोलिक एसिड या मरकैप्टो एसिटिक एसिड, दोनों इसी के नाम है। या इसी को और क्या बोल सकते हो? मरकैप्टो एसिटिक एसिड। राइट। तो ये हो रहा भाई क्या? प्रिंसिपल की बात हो गई। तो इस तरीके से क्या रिएक्शन जब आप लिखोगे इस तरीके से, तो रिएक्शन का लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हम देख लेते हैं भाई हमारा एक्चुअल प्रोसीजर क्या कहता है। अच्छा, एक बात और समझने वाली, कि हमने कहा कि फेरस और फेरिक 2 फॉर्म में हमको इंप्योरिटी मिलती है। राइट। तो जो इंप्योरिटी, हमारी रिएक्शन फेरस फॉर्म में होगी, तो हमारी जो इंप्योरिटी फेरिक फॉर्म में है, जितनी भी इंप्योरिटी फेरिक फॉर्म में है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फेरस फॉर्म में। किसकी प्रेजेंस मदद से? थायोग्लाइकोलिक एसिड की मदद से। तो अगर पूछा जाए कि आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल क्या है, तो ये रिएक्शन फेरस के साथ करके मरकैप्टो एसिटेट बनाता है, लेकिन साथ ही साथ जो फेरिक आयन की इंप्योरिटी है उसको फेरस आयन में भी कन्वर्ट करता है। क्योंकि जब सारे के सारे फेरिक आयन फेरस में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी रिएक्शन किसके साथ होती है?
फेरस के साथ, है ना। तो जब ये फेरस सारे के सारे जितने भी हैं सब के सब फेरस बन गए तो फिर अब रिएक्शन हमारी आराम से हो सकती है मरकैप्टो एसिटिक एसिड के साथ, राइट। फिर रिएक्शन कैसे बन जाएगी, ये मेन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। ये देखो यहां बीच में हमने Fe लगा दिया, हमने यही तो कहा था आपसे, ये COO हो गया, ये CH2SH हो गया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, राइट। तो चाहे इस तरह लिख दो, और या दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, HCH2COO का होल ट्वाइस प्लस 2H। तो ये दोनों, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम है ना। तो हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन की जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे फेरस की, क्योंकि फेरस के फॉर्म में ही रिएक्शन होती है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन मींस फेरस इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन किसके किसके बीच में, बिटवीन फेरस आयन विद द अमोनिया सॉल्यूशन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। हमने क्या कहा, या किसकी प्रेजेंस में होगी, सिट्रिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन, सिट्रिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक। किससे होगी, थायोग्लाइकोलिक एसिड से होगी, ठीक। थायोग्लाइकोलिक एसिड या मरकैप्टो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कैसा, 20% वेट बाय वॉल्यूम, बना क्या लेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट, जिसका कलर कैसा होगा, पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर होता है। दूसरी खास बात ये कि जब जैसे, अच्छा ये स्टैंडर्ड और हम टेस्ट दोनों के लिए बना लेते हैं, जैसे हम यूजुअली लिमिट टेस्ट करते हैं, है ना। तो अब जल्दी से उसको क्या है, हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज जो कलर है वो फेड हो जाता है। मींस 5 मिनट के अंदर हमें दोनों को कंपेयर कर लेना है, अदरवाइज कलर अगर फेड हो जाएगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा, राइट। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, राइट। तो ये हो गई काहे की, प्रिंसिपल की बात। फिर बात करते हैं हम काहे की, प्रोसीजर की, राइट। अब प्रोसीजर कैसा, प्रोसीजर में एक स्टैंडर्ड होता है, एक कैसा होता है, एक टेस्ट होता है, राइट। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फेरिक स्टैंडर्ड जो है फेरिक अमोनियम सल्फेट, यानी आयरन का जो सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो हमारा प्रोसीजर बोलता है, क्या बोलता है, पिपेट से हमने ले लिया, पिपेट से हमने लिया 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, ठीक। तो अब आयरन सॉल्यूशन भी हम बना लें, राइट। आयरन सॉल्यूशन भी बना ले, उसका प्रोसीजर देख लें, तभी तो हमको क्लियर होगी पिक्चर्स। देखें भाई कहीं पे ब्लैंक स्क्रीन मिल जाए, चलो यहीं पे बना देते। देखो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आयरन का सॉल्यूशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, 0.1726 ग्राम क्या लिया हमने, फेरिक अमोनियम सल्फेट, फेरिक अमोनियम सल्फेट ले लिया हमने, ठीक। ये हो गया, इसमें हमने इसको हमने डिसॉल्व कर लिया 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 में, 0.1 नॉर्मल H2SO4 में। इसमें इसको हमने क्या किया, डाइल्यूट डिस्टिल वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप कर दिया, कितना वॉल्यूम मेकअप कर दिया हमने, कितना 1000 ml यानी कि 1 लीटर। किससे किया हमने, ये डिस्टिल वाटर से, राइट। तो इस तरह से स्टैंडर्ड आयरन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर स्टैंडर्ड आयरन का सॉल्यूशन आपने बना लिया तो अब प्रोसीजर देखते हैं। पिपेट से हमने 2 ml, जो स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन हमने 1000 ml बनाया, उसको हमने ले लिया 2 ml, ठीक, सॉल्यूशन को। और क्या किया हमने, नेस्लर सिलेंडर में, जिसमें हमने लिख रखा है ऊपर स्टैंडर्ड, उसमें हमने डाला, ठीक है। सेम केस टेस्ट के साथ भी यही करते हैं, जो स्पेसिफिक क्वांटिटी हमको अननोन सैंपल की दी गई है, ठीक, उसको हम डिस्टिल वाटर में घोल लेते हैं, और घोलने के बाद हम क्या करते हैं, नेस्लर सिलेंडर में डाल देते हैं। देखो हमने हमेशा बताया कि जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट का सिर्फ पहला स्टेप अलग होता है, सिर्फ स्टेप नंबर 1, बाकी जितने भी स्टेप हैं वो एकदम सेम टू सेम होते हैं। कैसे, डाइल्यूट इट। अब क्या करोगे, आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया टेस्ट और स्टैंडर्ड के लिए, अब जो भी प्रोसीजर होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक। जैसे ये देखो साइड में, इसको हमने मान लिया स्टैंडर्ड है और ये हमने मान लिया टेस्ट है, ये जो साइड में नेस्लर सिलेंडर्स हैं। अब क्या किया भाई, डाइल्यूट किया है आपने इसको 40 ml डिस्टिल वाटर से, दोनों को 40 ml से डाइल्यूट कर लो। फिर ऐड करो 2 ml 20%,
वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। याद रहे जितने भी इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे, चाहे सिट्रिक एसिड हो चाहे थायोग्लाइकोलिक एसिड हो, ये सब के सब आयरन फ्री होंगे। क्यों? क्योंकि हम आयरन की इंप्योरिटी निकाल रहे हैं। अगर हमें रिएजेंट में आयरन की इंप्योरिटी मिल जाएगी तो हमारा रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो क्या करेंगे भाई, टेस्ट में भी सेम प्रोसीजर, हम 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम आयरन का सॉल्यूशन आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालेंगे, फिर ऐड करेंगे 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड तीसरे स्टेप में है। टेस्ट के साथ भी यही करेंगे, ऐड 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, फिर मिक्स कर देंगे। चौथे में क्या करेंगे, मिक्स एंड मेक द एल्कलाइन विद आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन। जो अमोनिया सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो कैसा होगा, आयरन फ्री होगा, और डाइल्यूट कर देंगे किससे, 50 ml वाटर से। दोनों में यही करेंगे, 50 ml वाटर से हम क्या करेंगे, दोनों को डाइल्यूट करेंगे। अब ग्लास रॉड से हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ग्लास रॉड से मिक्स करने के बाद, ग्लास रॉड से जब मिक्स कर लेंगे तो 5 मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देंगे। और 5 मिनट में साइड में जब रखेंगे तो साइड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इंटेंसिटी देखेंगे, जो कलर की इंटेंसिटी है वो कितनी आई। जो पर्पल कलर हमारा आया था उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में देखते हैं भाई कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, है ना। रिजल्ट मतलब क्या आया, तो द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब जैसे हमारे पास 2 नेशनल सिलेंडर थे, एक स्टैंडर्ड था एक टेस्ट का था, ठीक। अब इसमें जो पर्पल कलर की इंटेंसिटी है, जो पर्पल कलर की इंटेंसिटी है हमेशा टेस्ट से ज्यादा रहनी चाहिए, टेस्ट से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा फेरस, जितना ज्यादा फेरस रहेगा उतना ज्यादा पर्पल कलर इंटेंस रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर उतनी ज्यादा रहेगी। भाई पर्पल कलर कहां से आ रहा है, जितना हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है। फेरस थायोग्लाइकोलेट कितनी मात्रा में बनेगा, जितनी मात्रा में आयरन की इंप्योरिटी होगी। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड में जितना है वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा हुआ तो मामला गड़बड़ है। तो टेस्ट जो हमारा है, टेस्ट में आयरन की मात्रा कम होनी चाहिए, इसीलिए उसमें जो पर्पल कलर है वो कम होगा। तो इफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड, तो क्या होगा, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन विल बी पास्ड। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। यहां तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब कुछ रोल देख लेते हैं कि जो हमने इनमें इंग्रेडिएंट मिलाया, जैसे थायोग्लाइकोलिक एसिड कैसा होना चाहिए, ये जितने हैं सब के सब आयरन फ्री होने चाहिए, सब के सब आयरन फ्री होने चाहिए। थायोग्लाइकोलेट क्या करता है, थायोग्लाइकोलेट हमारा पहली चीज तो रिएक्शन करता है फेरस के साथ, दूसरा और क्या करता है, जो हमारे सैंपल सॉल्यूशन में फेरिक आयन है, फेरिक मतलब जो ट्राईवेलेंट है उसको रिड्यूस कर देता है डाईवेलेंट में। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जब थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलाएंगे तो जो भी सैंपल सॉल्यूशन है उसमें जितनी भी आयरन की इंप्योरिटी है वो सब की सब फेरस फॉर्म में आ जाएगी। और जब फेरस फॉर्म में आ जाएगी तो हमारी रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और हम चेक कर सकते हैं कि इंप्योरिटी कितनी है। सिट्रिक एसिड की बात की जाए तो सिट्रिक एसिड क्या करता है, ये जो प्रेसिपिटेट नहीं बनने देता, प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन, किसका, जो अमोनिया के साथ प्रेसिपिटेशन बना सकते हैं बहुत सारे और सैंपल, तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाएगा कलर का, राइट। दूसरा जो आपका चिलेट बन रहा है, चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है फेरस थायोग्लाइकोलेट का, उस कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन में सिट्रिक एसिड चिलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अमोनिया सॉल्यूशन क्या करता है ना, अमोनिया सॉल्यूशन भी मिलाते हैं सिट्रिक एसिड के साथ साथ, याद करो रिएक्शन। तो वो क्या करता है, जो पर्पल कलर आ रहा है उस पर्पल कलर को और अच्छे से डेवलप करने में, कि दिखने लगे। नॉर्मली क्या करोगे, पर्पल कलर हल्का सा होगा, डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे, लेकिन जब सिट्रिक एसिड मिला देते हैं तो पर्पल कलर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देने लगेगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम टेस्ट लिमिट टेस्ट चेक करते हैं किसका, आयरन का। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।